नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। साधना न्यूज़ में प्राइम टाइम पर हम शख्स से शख्सियत, सफ़र ज़िंदगी का, आज एक ऐसी शख्सियत को हमने राजनेताओं को दिखाया, हमने नौकरशाहों को दिखाया, आईएएस आईपीएस कैसे बनते हैं। समाज का एक ऐसा चेहरा भी है जिससे हम साधना न्यूज़ पर एक कार्यक्रम चलाते हैं, धरती के भगवान। उसमें हम जिनको बुलाते हैं, आज धरती के भगवान पैदा कौन करता है, कहाँ से आते हैं, हम ऐसी शख्सियत के पास हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुके हैं अच्छे कार्यों को लेकर। चूँकि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो आम आदमी की मूल ज़रूरत होता है और उसमें अगर चिकित्सा सुविधा, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो एक ऐसा बड़ा नाम हमारे सामने है जो भोपाल के हैं, भोपाल से आगे बढ़े हैं और भोपाल में ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भोपाल को। चूँकि शिक्षा लेने के बाद लोग बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया, जन्मभूमि को। और ऐसी शख्सियत हम आज आपसे रूबरू कराएंगे। डॉक्टर अजय गोयनका जी हैं, चिरायू के आप चेयरमैन हैं, चिरायू मेडिकल कॉलेज के, चिरायू अस्पताल के। और हम जानेंगे, हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हम उनसे जानेंगे कि इस सफ़र में आज आप जिस मुकाम पर हैं उस सफ़र में कैसे आप आगे बढ़े स्टेप बाय स्टेप। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को आपकी एजुकेशन से और आगे इस क्षेत्र में आप कैसे आए, वहाँ सिलसिलेवार आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को जानकारी। 1991 के अंदर मैंने अपना MBBS और MD जनरल मेडिसिन का कोर्स पूरा किया। उसके बाद 1 साल मैंने बॉम्बे में अपनी फेलोशिप और 1.5 साल तक मेरे गुरु प्रोफेसर NP मिश्रा साहब के यहाँ पे रेसिडेंटशिप की। उसके बाद मैंने नूरमहल रोड पर अपनी क्लिनिक अपने कुछ साथी डॉक्टरों के साथ शुरू की और उसी को 25 बिस्तर के अस्पताल में कन्वर्ट किया। 3 साल बाद हमने एक जगह लेके 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1996 के अंदर शुरू किया। उसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2000 में ब्लड बैंक ऐड किया। इसी हॉस्पिटल के अंदर एक CT स्कैन मशीन की लगवाया। फिर भोपाल में पहली बार प्राइवेट सेक्टर के अंदर कैथ लैब डाली, जिससे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और कार्डियक थिएटर बनाया, जिससे कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी प्राइवेट सेक्टर में पॉसिबल हो पाई 2006 और 7 में। जब ये सब प्रोसीजर्स होने लगे और बेड्स का बहुत अभाव होने लगा तो मन में आया कि क्यों ना एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए और सरकार से एक एप्लीकेशन लगाई, जिसमें चिरायू मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2009-2010 के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू कर 2011 में चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाया। इसी को सफ़र चलते हुए रेगुलर बैचेस का एडमिशन हुआ। 2013 में फर्स्ट कॉकलियर इम्प्लांट ऑफ द मध्य प्रदेश किया। पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी बाल हृदय योजना का उद्घाटन भी इसी मेडिकल कॉलेज से शुरुआत हुई। ऑर्गन ट्रांसप्लांट चिरायू मेडिकल कॉलेज ने 2012-13 में शुरू किया और ट्रांसप्लांट मैप ऑफ द इंडिया में भोपाल का नाम ऐड किया। ये सफ़र चलते चलते 2019-2020 में अब कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो हमने इससे घबराए नहीं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं थी। एक ऐसा मेहमान जो भगवान ने दिया था और सिर्फ आदमियों में रहने के लिए दिया था। किसी भी जानवर से कोविड की कोई बीमारी नहीं होती। एक मेहमान जो दिसंबर 2019 से चाइना से शुरू हुआ और हिंदुस्तान में फरवरी मार्च के अंदर आ गया और अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग शहरों में
किसी न किसी समय पर आया। भोपाल की जवाबदारी लेने में सरकार से मैंने 1 मिनट की भी देरी ना लगाई, क्योंकि कोविड से डर के, कोविड से भाग के आज सोसाइटी से दूर होकर हेल्थ प्रोफेशनल घर में बैठकर क्या करता हूँ। इसलिए इस मेहमान को जो भगवान ने दिया था आदमियों के साथ रहने के लिए, हमने प्यार किया, लव कोविड किया और हमने स्वागत किया उसका। और हर वो मरीज जो कोविड से ग्रसित हुए, हमने कोई परहेज न करते हुए पूरे मध्य प्रदेश और पूरे अलग अलग जिलों के सभी मरीजों को यहाँ पर चिरायू मेडिकल कॉलेज में मध्य प्रदेश सरकार की मदद से भर्ती किया। उसके नए नए बीमारी के नए नए प्रोटोकॉल्स बनाए, ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स बनाए और कोशिश की कि उन ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स को पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में फॉलो किया जाए। H19 फॉर कोविड-19 का एक फॉर्मूला कि जिसमें कोविड-19 से होने वाली हर बीमारी के छोटे छोटे रूप जो होते हैं उसको कैसे करेक्ट किया जाए, एक ICU का चार्ट बनाया। मध्य प्रदेश सरकार की मदद से पूरे 52 जिले के डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय एंड हाउसिंग स्टाफ, इन सब की मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने ट्रेनिंग दी और कोशिश की कि जब दुनिया घबरा रही थी, जब दुनिया डर रही थी, तो हेल्थ प्रोफेशनल हमारे हर सिटी के अंदर कोविड से ना डरे, उसको प्यार करे, उसको अस्पताल के अंदर भर्ती करे और लोगों का उतने ही प्यार से इलाज करे जैसे आप अपने मदर और अपने फादर का ट्रीटमेंट करते हो। डॉक्टर साहब, चूँकि संघर्ष यात्रा है आपकी और आपने जैसा कि बताया एजुकेशन के बाद जब इस सेक्टर को चुना था, उसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं डॉक्टर साहब। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा आपने जो संकल्प लिया था, चुनौती ली थी कि वो कोई सुविधा भोपाल में उसके पहले, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब कैथ लैब डाली थी, जब पैथोलॉजी आपके यहाँ शुरू हुई थी, उस समय ऐसे बड़ी सर्जरी सिर्फ चिरायू में हुआ करती थी और लोगों का जो बाहर का फ्लो था वो रुका, भोपाल में लोग अपना ट्रीटमेंट कराने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसा लगता है कि कुछ हर्डल्स भी आते हैं क्योंकि स्वाभाविक विरोधी शुरू हो जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर के अंदर हेल्थ की फैसिलिटी लाना 1992 के अंदर, 93 में एक डिफ़िकल्ट चुनौती थी, क्योंकि समाज उस समय प्राइवेट सेक्टर में बिस्तर भाड़ा, डॉक्टरी का भाड़ा, नर्सिंग का चार्ज देने के लिए कहीं ना कहीं मेंटली तैयार नहीं था। ग्रेजुअली उसकी एक आदत बनाना कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ बेटर केयर हो सकती है, बेटर सर्जरीज हो सकती है, बेटर नर्सिंग केयर हो सकती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट कुछ बेटर किया जा सकता है या प्रायोरिटी सेट की जा सकती है। एक डिफ़िकल्ट चुनौती थी, लेकिन ये एक ग्रेजुअल फिनोमिना था। भोपाल में लोगों को आदत थी कि कुछ बड़ी बीमारी हो तो सीधे इंदौर चले जाना, लेकिन उसको रोकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हेल्थ सेक्टर ग्रो कैसे करता, आधे से ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलता। ग्रेजुअली एक इस फिनोमेना को हमने बहुत कोशिश की कि भोपाल से इंदौर न जाए, लोग भोपाल में इलाज कराए। ग्रेजुअली बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने अपने सेटअप हमारे जैसे सेटअप्स के साथ में शुरू किए और आज वो दिन है कि कभी कभी इंदौर के मरीज भी भोपाल आते हैं। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। तो ऐसा नहीं है कि एक फिजिशियन का सफर मेडिकल कॉलेज के कन्वर्जन में नहीं हो सकता है। जिद करी, बहुत सारे हर्डल्स आए, कुछ आरटीआई एक्सपर्ट्स भी आए, कुछ परमिशंस की भी परेशानियां गई, लेकिन हर चीज का अपना रास्ता होता है। ग्रेजुअली ये सब हर्डल्स हटते चले गए और ध्यान सिर्फ इसमें देने की ज़रूरत थी कि आप अपना काम करें, अपनी लाइन बढ़ाएं। ध्यान इस बात पे नहीं देना थी कि कौन आपको हर्डल्स कर रहा है, उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं थी। और इसी तरीके से हमने हमारी लाइन बड़ी करने की कोशिश की हेल्थ सेक्टर की, एंड ग्रेजुअली we could really establish a good
चिरायू मेडिकल कॉलेज फॉर भोपाल। पूरे प्रदेश से मरीज तो आते हैं यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ जो नागपुर जाते थे, मुंबई जाते थे, महाराष्ट्र, क्योंकि आपने कैंसर की यूनिट भी शुरू की, और कैंसर की यूनिट के अलावा जो बाल हृदय उपचार योजना की बहुत चर्चा होती थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत सारे केसेस, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता क्षेत्र में हैं तो ऐसी चर्चाएं होती हैं कि प्रधानमंत्री जी की प्रायोजित कार्यक्रम था कि इसमें बहुत लोगों को लाभ मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि बच्चों का उपचार यहीं हो जाए। आपने बाल हृदय उपचार योजना और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप शुरू किया, जिससे लोग बाहर मुंबई जाना बंद कर दिया, यहाँ इलाज कराने लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाल हृदय योजना चिरायू मेडिकल कॉलेज के प्रांगण से ही शुरू की थी, और चिरायू ने कैंसर हॉस्पिटल की भी विंग बनाई, जिसमें ऑन्को मेडिसिन, ऑन्को सर्जरी, रेडियोथेरेपी और न्यूक्लियर मेडिसिन के साथ शुरुआत की। इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी और संसार की सबसे बड़ी स्कीम का शुरुआत की, जिसको कहते हैं आयुष्मान। और आयुष्मान स्कीम के तहत उन्होंने बिलो पॉवर्टी लाइन, समग्र आईडी कार्ड और कुछ ऐसे लोगों को लिया जो लोग अब इन प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के अंदर एक हक से उन्हीं ग्रेनाइट पत्थरों पे घुसते हैं, आते हैं, डॉक्टरों से बात करते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और धन्यवाद बोल के जाते हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे इस बात का गुरूर होता है कि हम पैसे देके इलाज करा रहे हैं। हमें गुरूर है कि हमारे को सरकार ने इस संबंधित आयुष्मान योजना से लिंक किया है। पहले ये सब पेशेंट्स हमारे प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों के सामने से दूसरी तरफ मुंह करके निकल जाते थे, लेकिन आज 60 to 70% पेशेंट्स इसी स्कीम के तहत आते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, गुर्दा प्रत्यारोपण जैसी बीमारी, कॉक्लियर इम्प्लांट जैसी बीमारी और बाकी सभी ऑपरेशन आयुष्मान योजना के तहत कराते हैं। और मैं सोचता हूं कि मेडिकल कॉलेजेस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये स्कीम्स ने भी बहुत बड़ा बूंद दिया है कि हम लोग को बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज करने का मौका मिलता है। डॉक्टर साहब, चूँकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और इसी कोशिश में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं कि आम आदमी को उसका लाभ मिले, लेकिन उसके लाभ के साथ साथ क्या आपको एक चीज़ और, आपके चूँकि अस्पताल में आम आदमी को अच्छा इलाज मिले, क्वालिटी मेंटेन हो, इसके लिए भी आपने बहुत कुछ काम किया है। क्योंकि मैंने खुद कहते हुए सुना है कि अब नागपुर जाने की या मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हाई टेक्नोलॉजी से यहाँ ट्रीटमेंट हो जाता है। चिरायू मेडिकल कॉलेज ने इस देश का सबसे पहला NABH एक्रीडेशन और NABL एक्रीडेशन कराया। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया QCI का एक सबसे बड़ी स्कीम थी इस गवर्नमेंट की, कि आपको क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक इंस्पेक्शन करा के NABH से एक्रीडेशन कराना है। 2012-13 में हिंदुस्तान का ये पहला मेडिकल कॉलेज था जिसने ये एक्रीडेशन कराया। And we are very conscious about quality care. Not only quality care, but we are giving each and every parameter जो इस अस्पतालों के अंदर NABH एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया चाहता है। हम वो सब प्रोसीजर्स करते हैं जो आज हिंदुस्तान के बड़े मेट्रो शहरों में होता है। हम एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट करते हैं, हम कैंसर की गंभीरतम सर्जरी करते हैं, हम लीनियर एक्सीलरेटर से रेडियोथेरेपी देते हैं, हम न्यूक्लियर मेडिसिन से वो सब स्कैन, पैट स्कैन, PSA स्कैन सब स्कैन करते हैं। हम ENT या ऑफ्थेल्मोलॉजी में कॉक्लियर इम्प्लांट से लेके फैको सर्जरी से लेके रेटिनल डिटैचमेंट की हर वो सर्जरी करते हैं। हम जनरल सर्जरी में एक भी ऐसी सर्जरी नहीं है, वो विपल्स हो या APR हो, चिरायू मेडिकल कॉलेज हर वो सर्जरी जो आज मेट्रो में होती है वो क्वालिटी के साथ भोपाल में करता है।
डॉक्टर साहब, एक सवाल, चूंकि देश भर के दर्शक आपको देख रहे हैं और बड़ा वाजिब लगता है, मौजूद है इस समय वो सवाल, जब दुनिया थम गई थी, सब ऐसा लगता था कि दुनिया रुक गई है, लोगों की धड़कनें बढ़ गई थी, और ये जो आपने बताया कि हमें प्रेम करने आया था कोरोना, लेकिन इससे इतना भय का वातावरण बन गया था, और उस समय इस चुनौती को कैसे आपने स्वीकार किया और लोगों को इलाज मिला? मुझे जो लिस्ट पता है, जितनी जानकारी, लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों को आपने राहत दी है। कोविड-19 एक अदृश्य वायरस चाइना के माध्यम से भगवान ने दिया, लेकिन सिर्फ आदमियों में रहने के लिए दिया। उसको, वायरस को ये एक इंस्ट्रक्शन था कि उसको सिर्फ आदमियों में रहना है, वो जिंदा ही उसमें रहेगा। किसी भी जानवर के अंदर कोविड-19 वायरस से होने वाला कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। समझने की बात ये थी कि क्या वो आपको बीमार करने आया था? तो मैं आज फिर ताकत से कहता हूं अपनी बात कि कोविड-19 वायरस आपको बीमार करने नहीं आया था। बीमार तो वो लोग हुए, सीरियस तो वो लोग हुए जिन्होंने अपनी शुगर को कभी कंट्रोल नहीं रखा, जिन्होंने अपने ब्लड प्रेशर्स को कभी कंट्रोल न रखा, जिन्होंने अपने मोटापे को कभी कंट्रोल न रखा, जिन्होंने अपने आउटलेट, नाक, आँख, कान, गला, पेशाब का रास्ता और भी जो आउटलेट्स हैं उनको कभी क्लीन न रखा, जिनके पास ये इन्फेक्शंस थे बॉडी में, वो सभी पेशेंट्स कोविड-19 की बीमारी से और ज़्यादा ग्रसित हुए। कुछ पेशेंट जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था और स्टेरॉइड लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना ख्याल ये न रखा कि मुझे कैसे स्टेरॉइड के साथ अपनी शुगर कंट्रोल करना है। मुख्य रूप से जिसने लाइफ स्टाइल को चेंज न किया, प्री कोविड एरा एक अलग एरा था जिसके अंदर कोई अदृश्य वायरस आपके साथ जी नहीं रहा था। पोस्ट कोविड एरा एक ऐसा एरा था जिसमें एक अदृश्य वायरस अब आपके साथ जी रहा था और बीच बीच में आके वो आपके साथ था। ऐसे मौके पे आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस करने थे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना था, आपके बॉडी में होने वाले इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना था, आपकी कैंसर से होने वाले रोग, उनकी कीमोथेरेपी से बीमारियों को कंट्रोल करना था। जिनने अपनी कोमॉर्बिडिटीज़ और जिनने अपनी लाइफ स्टाइल को करेक्ट न किया, वो सभी लोग काफ़ी गंभीर रूप से उस कोविड-19 की बीमारी से प्रकोप में आए। लेकिन वो लोग जो ताकतवर थे, वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की, जिन्होंने अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ज़िंदगी जी, आज उन लोगों को कोविड-19 से कोई परेशानी नहीं हुई। अभी भी, आगे भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ और इस वैक्सीनेशन के होने वाले मास प्रोग्राम के साथ, और इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी कि अपनी कोमॉर्बिडिटी, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना होगी, अपने आप को नियमित रूप से जीना होगा, डिसिप्लिन्ड लाइफ रहेगी। मुझे नहीं लगता कोविड-19 कुछ कर पाएगा किसी का। डॉक्टर साहब, चूँकि पूरी दुनिया में इस तरीके की र्यूमर चल रही है और बहुत सारे आप जैसे विद्वानों ने देश भर और विश्व भर के लोगों से अपील की है कि थर्ड वेव में भी संभावना बनती है और वो बच्चों पे आ सकती है, लेकिन हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से कि क्या ऐसा करें कि ये इस तरीके की वेव अगर आती भी है तो उससे, चूँकि सरकारें भी प्लान कर रही हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या किया जाएगा, तो हमारे दर्शकों को क्या करें कि ऐसी दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि उसके साथ जीना सीखना होगा, आपने कहा। इस 2 साल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विल दिखाई कि हिंदुस्तान का हर आदमी वैक्सीनेटेड होगा, और पहले के पेंडेमिक में कभी भी ऐसी जिद सरकारों ने नहीं की थी। प्रधानमंत्री साहब के माध्यम से और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से आज मध्य प्रदेश के 18 से ऊपर के मेजॉरिटी लोग फर्स्ट वैक्सीनेशन ले चुके हैं, सेकेंड वैक्सीनेशन के डोजेस चालू हो चुके हैं।
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की तैयारी जिस माध्यम से सरकार कर सकती थी, सरकार ने की, और हमारे मध्य प्रदेश के जागरूक लोग, अगर सब न बोलूं तो मेजॉरिटी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ जी रहे हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि 2 साल के धक्के ने लोगों को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया और सिखा दिया कि हमको शुगर कंट्रोल करना है, सिखा दिया कि हमको बीपी कंट्रोल करना है, हमारे हार्ट की दवाएं प्रॉपर लेना है, हमको एक डिसिप्लिन्ड जिंदगी जीना है, हमारे वजन को हमको कम करना है, हमारी बॉडी में होने वाले जो प्रेजेंट बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस हैं उनको करेक्ट करना है। मुझे लगता है ये तीनों चारों फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि थर्ड वेव फॉर्म में आएगी, ये मुझे बहुत शंका है। हाँ, कुछ कुछ केसेस ओकेजनल, कहीं 10 केस आ गए, कहीं 5 केस आ गए, वो आ सकते हैं क्योंकि कोविड आपके साथ रहने आया है और अगले 10, 20, 50 साल भी वो आपके साथ ही रहेगा और कोई दूसरा रास्ता भगवान ने उसको अभी जीने का नहीं दिया है। 2 साल में इतना म्यूटेशन भी हो गया है कि अब कोविड खुद भी धीरे धीरे करके कमज़ोर होगा, जैसा कि पुराने पेंडेमिक्स के अंदर दिखता आया है। इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक 2018 में बड़ा तेज था, 2020-21 तक वो आके कमज़ोर हो गया था क्योंकि म्यूटेशंस बहुत हो गए थे। इतने सारे फैक्टर्स को देखते हुए थर्ड वेव फॉर्म में आना बहुत कम चांस है। रहा जहाँ तक पीडियाट्रिक का, तो ऊपर भगवान ने बहुत इम्यूनिटी दी है छोटे बच्चों में। मुझे कम डाउट लगता है कि छोटे बच्चे बीमार होंगे बहुत ज़्यादा। होने को हो सकता है कोविड-19 की बीमारी या इन्फेक्शन लगे उनको, लेकिन बहुत इम्यूनिटी है बच्चों में पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर भी हमारे को वही कोमॉर्बिडिटीज़ का ध्यान देना होगा कि जो सेरिब्रल पैल्सी के पेशेंट्स हैं, जो मिएटल स्टेनोसिस, जो यूरिनरी वेसाइकोयूरेट्रिक रिफ्लक्स या हर्निया के या डेंटल कैरीज है, जिनको इन्फेक्शन है, जिनका कान बह रहा है, मुझे लगता है कि आज अगर उनका करेक्शन होगा तो आ जाए कोविड-19, मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। फिर भी पूरा संसार के अंदर जो बात चल रही है, तो तैयारी करने में हेल्थ सेक्टर को कभी भी कमी नहीं छोड़ना चाहिए और प्रिपरेशन फॉर कोविड-19 फॉर थर्ड वेव और एंडेमिक और फ्यू केसेस हमेशा सजग और तैयार रहना चाहिए। अच्छा, मध्य प्रदेश के 53 जिलों के मेडिकल जो सरकारी डॉक्टर्स थे, वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ था, उनको जिस तरीके से चिरायू अस्पताल में कोरोना से कैसे लड़ना है उसका प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया। अब थर्ड वेव में भी क्या इस तरीके की बच्चों के लिए कुछ ऐसा आपसे चल रहा है चर्चा की बच्चों में इसको कैसे सावधान किया रोका जाएगा, इसमें कुछ सरकार आपसे मदद ले रही है? नहीं, अभी थर्ड वेव के लिए चिरायू कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने अपनी एक स्किल लैब बनाई है। चिरायू मेडिकल कॉलेज ने एक सिमुलेशन लैब बनाई है और उन दोनों लैब्स में नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड वर्किंग नर्सेस, मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स, जूनियर डॉक्टर्स, पीजी रेसिडेंट्स एंड इवन फैकल्टी की स्पेशलाइज एडल्ट और स्पेशलाइज पीडियाट्रिक प्लस नियोनेटल ट्रेनिंग्स ऑलरेडी चल रही है। एक लार्जर वॉल्यूम है। पीडियाट्रिक और नियोनेटल ट्रेनिंग के अंदर काफ़ी समय लग रहा है, तो पहले चिरायू अस्पताल के ये 800 लोगों की ट्रेनिंग चल रही है जो अगले 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर हमको ऐसा लगता है कि वी हैव डन एन एडिक्वेट ट्रेनिंग, देन वी विल प्लान टू टॉक टू द गवर्नमेंट कि हाँ अब हम इस लायक हैं ट्रेनिंग देने लायक, तब हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, चूँकि हमारे दर्शकों को आपने जो बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, एक और कोरोना जब आया था अप्रैल 19 में, उस समय आपने कुछ लोगों को
डाइट कैसे ली जाए, किस तरीके से बचा जाए, आपने जो बहुत सारी चीज़ें अभी बताई हैं, इसके साथ क्या हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से, क्योंकि पूरे विश्व भर में आपके उस डाइट प्लान को फॉलो किया गया था, और ट्रीटमेंट पे सावधानी क्या रखें, तो हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से क्या ऐसा करें कि आगे भी कोरोना ही नहीं बाकी भी स्वस्थ रहें कम से कम? मैं फिर अपनी बात को वापस दोहराता हूं कि कोविड-19 एक अदृश्य वायरस आपके साथ रहने के लिए आया है, आपको बिगाड़ने नहीं आया है, आपकी तबीयत खराब करने नहीं आया है। आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपनी कोमॉर्बिडिटीज और एडिशनल इलनेसेस और इन्फेक्शंस को करेक्ट करें। मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आपकी कंट्रोल्ड सब बीमारियां रहेंगी, कोविड-19 आपको इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन आपको मॉर्बिड स्टेट में हॉस्पिटलाइजेशन के लिए या आईसीयू में नहीं पहुंचा पाएगा। कोविड डाइट जो मैंने प्रिस्क्राइब की थी आज से 1-1.5 साल पहले, वो इसी के लिए की थी कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे, एक अच्छा एग खाएंगे, दाल लेंगे, प्रोटीन्स लेंगे, मल्टीविटामिन्स लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, मिल्क से कैल्शियम लेंगे, एडिशनल वाटर सपोर्ट लेंगे, आपका हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे, बहुत कुछ कोविड-19 आपको बहुत बीमार नहीं कर पाएगा। ये जो कोविड डाइट है, ये आपको आगे जीने के लिए कोविड के साथ हमेशा हेल्प करेगा। डॉक्टर साहब, चूँकि परिस्थितियाँ जो हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने इस आपके जो आपने बताया था उसका पालन भी किया, बचे भी, बहुत सारे लोग पूरी तरह से सुरक्षित भी रहे, लेकिन अगर प्रारंभिक तौर पे सामने वाले को लक्षण समझ में आते हैं, जैसा आपने बताया कि अगर डायबिटीज़ उसका बढ़ा हुआ है या उसको बीपी की समस्या होती है या कोई और दूसरी प्रॉब्लम होती है, तो क्या प्रारंभिक स्तर पर किस स्टेज पर आपकी तरफ डाइवर्ट होना चाहिए उसको कि हम सलाह ले लें, जानकारी ले लें? हल्की सी भी सर्दी खांसी हो, हल्का सा भी चेंज इन बिहेवियर हो, हल्का सा भी आंखों में पानी गिरे, सर दर्द हो, बॉडी एक हो, तो हमेशा जांच पहले करा लेना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप डायग्नोसिस बनाओगे उतना जल्दी उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के अंदर आ जाओगे। भले ही वो छोटा सा ट्रीटमेंट हो कि आपको होम आइसोलेट होना है, सिर्फ एंटीपायरेटिक खाना है, सिर्फ रेस्ट करना है, कुछ डाइट चेंज करना है, लेकिन ये गोल्डन टाइम होता है। दिस इज द गोल्डन पीरियड। जिसने गोल्डन पीरियड मिस कर दिया, जो लेट हो गया, फिर वो लेट कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है। इसलिए फर्स्ट सिम्टम इन योर बॉडी को मिस ना करें, जांच कराएं, तय करें कि मेरे को क्या बीमारी है, और इस गोल्डन पीरियड के अंदर जैसे ही आपको कोविड-19 की रिपोर्ट आती है तो अपने निकटतम जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है उससे मिलें और अपना इलाज की प्रोटोकॉल फॉलो करें। मुझे नहीं लगता कि जो लोग अपनी पहले से बीमारियों को कंट्रोल रखेंगे, पहले से अपनी कोमॉर्बिडिटीज को कंट्रोल करेंगे, तो कोविड-19 रूटीनली होगा और रूटीनली चला जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर अजय गोयनका जी हैं, जिन्होंने, हम अपने करोड़ों दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जिन्होंने इस भोपाल शहर में और भोपाल के आसपास के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ज़िलों में जो लोग उम्मीद पालते थे कि उन्हें अब बॉम्बे जाना पड़ेगा, इंदौर दिखाने जाना पड़ेगा, जब इसकी शुरुआत की थी 92 से, और जब एक चिरायु को शुरुआत की थी, एक पौधा रोपा था, आज वो बहुत बड़ा बट वृक्ष बन गया है। और बट वृक्ष बनने के साथ आपके गुरु डॉक्टर मिश्रा, जिनका आपने नाम लिया कि उनके साथ आपने काम सीखा है, ये कोशिश थी डॉक्टर साहब की कि मेरे मध्य प्रदेश वासियों को यही सारी सर्व सुविधाएं मिल सकें। अगर हृदय प्रत्यारोपण होता है, हार्ट का ऑपरेशन अगर होता है, बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त है, कैंसर अस्पताल से लेके हर उस इलाज को यहाँ संभव कर दिखाया है। ऐसे हमारे डॉक्टर अजय गोयनका जी हैं, जिन्होंने हर व्यवस्था को कोशिश की थी कि आम आदमी को भटकना ना पड़े। सर, हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से क्या मैसेज है, क्या संदेश है कि वो किस
उस पर, चूंकि आप आज जिस शिखर पे पहुंचे हैं उसमें बहुत सारा संघर्ष भी है, लेकिन सफलता यूं ही नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता। आपने हर वो संभव जो आपने ठान लिया वो करके दिखाया। आपके ही शब्दों में है कि आपने सोचा कि अब डॉक्टर बनाना है, आपने ये सोचा कि हर मरीज को हर सुविधा भोपाल में मिले, बाहर जाना बंद हो जाए, वो कर दिखाया। सोच रखना, थॉट प्रोसेस रखना होगा और उस पर जिद करना होगा। जिद मेहनत के साथ होती है, जिद बिना मेहनत के नहीं। तो सोच, जिद और मेहनत आपको किसी भी शिखर पर पहुंचा सकती है। यही कंसेप्ट से हमने चिरायु हमारे अगर प्रशिक्षु जितने भी डॉक्टर हैं और हमारे दर्शक जो तैयारी भी कर रहे हों, अगर वो परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये सब पे लागू होता है कि जिद, जुनून और कड़ा परिश्रम, मेहनत ही ऐसी शख्सियत बनाते हैं। और आज मध्य प्रदेश नहीं, भोपाल नहीं, पूरे देश और विश्व में एक शख्सियत है डॉक्टर अजय गोयनका जी, जिन्होंने चिरायु मेडिकल कॉलेज और चिरायु अस्पताल में हर वो चीज जो प्रयास किया और हर उसको सफल किया अपनी जिद्द और जुनून के साथ। दर्शकों, मेरे साथ बने रहिए, हम ऐसी ही शख्सियतों को आपसे मिलवाते रहेंगे। मुझे अनुमति दीजिए, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।